नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हमारे साथ श्री गोस्वामी जी हैं जो कि मधुमक्खी पालन के एक्सपर्ट हैं और बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनको। और आज थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे इनसे कि मधुमक्खियों में जो बीमारियों की प्रॉब्लम है या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि जो मधुमक्खी पालक हैं वो इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लें कि किस प्रकार से उनको अपना जो रिस्क है वो कम करना है और जो बीमारियां हैं उनसे आप सब कैसे बचा सकते हो। तो सर प्लीज़ बताएं हमें। तो आज हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि मधुमक्खियों में बीमारियां होती क्यों हैं। ये मधुमक्खियों की जो बीमारियां हैं ये अक्सर, क्योंकि जीवित वस्तु है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती हैं जी। परंतु मेन प्रॉब्लम ये, हमारी जो प्रॉब्लम मक्खियों की ये है कि जो हम नेचुरल वे से, क्योंकि मधुमक्खी कोई गायब है कि हम इसे अपने तरीके से कहीं बांध लें, कहीं रख दें, कहीं उठा दें, कहीं घेर दें, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि इसका भोजन भी हम नहीं दे सकते ज़्यादातर। मधुमक्खी कोई ऐसा जीव नहीं है कि आपने सानी करी, पादी भैंस ने खा लिया, दूध बढ़ गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। जी जी। हम इसे ऑफ सीजन के लिए चीनी दे सकते हैं, परंतु वो भी एक मतलब मात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसको बीमारी ना लगे, और मधुमक्खी भी जिससे वो अपने आप को जीवित रख। तो मात्रा जैसे आप कह रहे हो कि चीनी दे सकते हैं, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी नेचुरल प्रक्रिया है, एक नेचर के नज़दीक, क्योंकि हम जो अब आदमी की ही बात लें, आदमी जो नेचर से दूर चला गया तो उसने अपनी बीमारियों को बुलावा दे लिया, जो इलाज किया तो मर्ज बढ़ता गया। कारण ये है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत चेंज कर दिया। इस वजह से आज से करीबन 20 साल पहले लोगों का स्वास्थ्य कैसा होता था, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली परंतु उसके बावजूद ही लोगों का स्वास्थ्य खराब है। जी। तो मैं मधुमक्खियों के बारे में पर्टिकुलरली मेरी अपनी राय ये है कि अगर आप मधुमक्खियों की भाषा सीखें, अगर आप मधुमक्खियों के व्यू से पढ़ें, जी जी। आप उन पर अपना हुक्म न चलाएं, बल्कि ये देखें कि मधुमक्खी चाहती क्या है। जी जी। सबसे पहले तो हमें ये है कि मधुमक्खी जो हम पालते हैं ये कोई ठेकेदारी वाला व्यवसाय नहीं है जी। इसके लिए आपको इसकी केयर तो करनी पड़ेगी, इसको देखना तो पड़ेगा ही। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने 2 नौकर रख दिए फार्म पे, या मैं चला गया हफ्ते 10 दिन में और एक बार मैंने मधुमक्खियाँ देख ली और चलो मेरा काम पूरा हो गया, वो आपका पूरा नहीं। क्योंकि मधुमक्खियों का जो फीड है वो प्रकृति से मिलता है। जी जी। और प्रकृति में फूल आने का हर पौधे का समय अलग अलग है। सारे पौधों पे एक समय फूल नहीं आते, और पृथ्वी में कोई ऐसी जगह नहीं है जो 12 महीने के 12 महीने फूल दे। जी जी। कहीं उष्णकटिबंधीय है, कहीं शीतकटिबंधीय है, कहीं समशीतोष्ण कटिबंधीय है। ये जितने भी आपके वो पृथ्वी के हिस्से हैं, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं सर्दी गर्मी है, कहीं 6 ऋतु हैं, कहीं 4 ऋतु हैं, कहीं 2 ऋतु हैं। तो हर जगह फ्लावरिंग का टाइम अलग अलग होता है। जी जी। और मधुमक्खियों का जो भोजन है वो फ्लावरिंग से है, या कुछ पौधों के पत्ते भी मीठा छोड़ते हैं वो भी है, या किसी और प्रकार का कोई मीठा छोड़ते हैं बायो प्रोडक्ट, वो भी मधुमक्खियाँ आती हैं। और जब ऑफ सीजन होता है तो उस समय मधुमक्खियाँ चीनी भी ले लेती हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने सीजन में जब फ्लावर चल रहा है और मैं चीनी दे रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, मधुमक्खियाँ उसे उठाएंगी नहीं। अगर आपको खाने के लिए आपका अपना भोजन मिल रहा है तो आप आर्टिफिशियल भोजन क्यों करोगे। जी जी। एक तो मन में से ये विचार निकाल देना चाहिए कि मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों को चीनी खिलाता है। जब मधुमक्खियों का बाहर से फ्लावर आता है, फ्लावर चलता है, उसमें पोलन और नेक्टर आता है, तो मधुमक्खी चीनी नहीं देती। चाहे कोई कितनी कोशिश करे चीनी देने की, तो मधुमक्खियाँ चीनी को उठाएंगी नहीं। तो ये भी एक लोगों के मन में भ्रम है कि चीनी डालकर लोग शहद बनाते हैं। नहीं, तो ये हो नहीं सकता। जैसे मान लो कई लोग कहते हैं अभी जैसे जब शहद निकालते हैं तो उसी समय उनको मधुमक्खियों की फीडिंग करवा लेते हैं। मधुमक्खी फीडिंग करेगी नहीं, जब बाहर से नेक्टर आ रहा है तो वो क्यों लेंगे। तो बाहर से अगर नेक्टर आ रहा है तो अगर हम फीडिंग दे भी रहे हैं तो मधुमक्खियाँ उसको उठाएंगी नहीं, और जो उठाएंगी उसे बाहर फेंक देंगे। अच्छा। वो जो मधुमक्खी के पास ही अपनी ऑप्शन है। हाँ। अपने छत्ते को साफ करने की तो ऑप्शन है ही उनके पास। जी जी। तो वो उठा के बाहर फेंक देंगे उसे। अच्छा।
अगर आप साबुत चीनी दे रहे हैं तो बाहर फेंक देंगे, लिक्विड दे रहे हैं तो उठाएंगे नहीं। तो आपकी जगह उसमें डूब डूब के मक्खियाँ मरेंगी, कुछ भी नहीं होगा उससे। यानी जो ये तो एक मन का विचार है। और दूसरी बात है, अगर कोई चीनी देता भी है तो वो फर्स्ट टेस्टिंग में आ जाती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको HFS लगाया जा रहा है, हाई डेंसिटी फ्रुक्टोज सिरप पिलाया जा रहा है, क्योंकि वो टेस्टिंग में नहीं आते। परंतु जो ये शुगर है, जनरल शुगर है, ये तो एकदम डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा, तो ये तो एक, चलो हमारा ये टॉपिक नहीं है आज का, ये टॉपिक से बाहर आ गए हम। हमारा टॉपिक ये था कि मधुमक्खियों में बीमारियाँ क्यों होती हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कहने का ये है कि मधुमक्खियाँ एक प्रॉपर प्रकार के, जिस तरह आदमी का स्वाभाविक विकास होता है, इस तरह मधुमक्खियों का भी स्वाभाविक विकास होता है। जब मधुमक्खियों को हम रानी बनाते हैं और डब्बा बनता है, 5 फ्रेम अगर कोई डब्बा है तो उसको हमें बेबी फ्रेम मानना चाहिए। 10 फ्रेम का अगर हमारा डब्बा चल जाता है तो उसे हम यंग फ्रेम, मतलब उसे डब्बा ठीक मानना चाहिए। परंतु जब सुपर पे कोई मधुमक्खी आती है तो उसे हमें स्वास्थ्य से पूरा यंग नौजवान मानना चाहिए। उसको हम कहते हैं फुल स्ट्रेंथ पे मक्खी है। जी जी जी। सिर्फ मेलिफेरा में ये फैसिलिटी है कि ये 70-80 हज़ार तक की संख्या पर पहुंच सकती है। जी जी। हमारी जो इंडिका है ये 20,000 के बाद जाके रुक जाती है। इसकी मैक्सिमम 20,000 संख्या से ज़्यादा नहीं कटती। इंडिका की ये डिवीज़न मारती ही मारती है। इसी प्रकार मेलिफेरा ये 50,000 से ऊपर जाके डिवीज़न मारेगी। तो इंडिका पे सुपर नहीं लगा सकते इसमें? सुपर लगा सकते हैं, 20,000 में सुपर लगते हैं, क्योंकि छोटा साइज होता है डब्बे का। अच्छा, डब्बे का छोटा साइज, डब्बे का छोटा साइज होता है, सुपर लगता है। और वो सीजन में वो नहीं भागती। अगर उन्हें स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है और फीड मिलता है तो वो क्यों भागेगी, रानी काम करेगी। अगर क्यों भागती हैं मधुमक्खियाँ, ये सुपर भी लगाते थे। अब भी हमने पिछले साल मेरे पास एक डब्बा था जिसने मेरे को 7 किलो शहद दिया है। एक टाइम में 7 किलो शहद इंडिका ने दिया है, जबकि वो कोई सुपर नहीं था। परंतु वो छत्ता मेरे पास कम से कम 9 मंथ रहा। 9 मंथ में वो छत्ता कहीं नहीं गया। धीरे धीरे करके उसने 22-23 पोड़ियाँ बना ली और वो फैलता रहा, क्योंकि उसके पास जगह थी। अगर हम उसे स्पेस नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो या तो बाहर फूड ना स्वार्म करेगा। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जब आप आज कल बी कीपर ये कहते हैं सुपर बनते नहीं, परंतु मैं ये कहता हूँ कि सुपर आज भी बनते हैं। परंतु बी कीपर का लालच है कि एक जगह अगर आप 100 डब्बे रख रहे हो और 100 डब्बों पे आप ये सोचते हो कि सुपर लगा लेते, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसलिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। 50 डब्बों की अपैरी से ज़्यादा मत रखें। उसमें से आपको 80% आप सुपर लगा सकते हैं और आपकी कोई बीमारी नहीं। आपकी मधुमक्खियों में कोई भी, अगर आपकी मधुमक्खियाँ स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी मधुमक्खियों में कोई बीमारी होगी ही नहीं। बीमारियों का कारण ही आपकी वीक कॉलोनियाँ हैं। वीक कॉलोनियाँ, तो उनको स्ट्रेंथ रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? स्ट्रेंथ रखने के लिए यही है कि उनको प्रॉपर वे से आप देखें। क्वीन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वीन अगर ख़राब हो जाती है तो क्वीन बदल दें, दूसरे तीसरे साल क्वीन बदलें, हर दूसरे साल क्वीन बदलें, तीसरे साल क्वीन बदलें। सिलेक्टेड क्वीनों से डब्बे बनाएं। तो ये नहीं कि आपने डब्बा हाफ मारा। आजकल क्या करता है बीकीपर, मैंने माइग्रेशन करनी है, 8 डब्बों का डब्बा है, 4 डब्बे इधर करे, 4 इधर करे। मैं जी 400 डब्बे लेके चला, 400 के मैं 800 बना दिए। जी जी। अब मैंने 800 डब्बे बन गए। अब वो जाके रानी तो बनेगी ऑटोमेटिकली और खुदा न खासा मेट भी होगी, परंतु सिलेक्शन कहाँ रही उसमें। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका यही है कि जो आपका डब्बा बहुत अच्छा चल रहा है, जो आपको बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, उस डब्बे की क्वीन से रानियाँ बनवाओ। अब रानियाँ किस वे से बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको नेचुरल वे से बनाना चाहते हैं या आप ग्राफ्टिंग से बनवाना चाहते हैं या EGBG सिस्टम से बनवाना चाहते हैं या पंच सिस्टम से बनवाना चाहते हैं। वो आपका तरीका है। परंतु मेरा कहने का विचार ये है कि जो अच्छी कॉलोनी है, जो आपकी 40, 20, 50 कॉलोनियों में से 2-4 कॉलोनियाँ जो अच्छी हैं, कोशिश करो कि उनका अंडा से रानी बनवाई जाए ताकि वो आगे वो। दूसरी बात ये है कि आज तक बी कीपर को यही नहीं पता कि मेरे को, मैं फ्रेम चेक कर रहा हूँ कि मेरे फ्रेम में बीमारी है या नहीं है। मेरे को इस बात का बड़ा कई बार दुख आता है। मैं लोगों से पूछता हूँ जी आपने पता है, कहते जी बस ब्रूड था जी। भाई ब्रूड भी तो देखो सही है गलत है। सही है गलत है। ब्रूड में जो कनकेव होता है, जैसे लेंस उत्तर लेंस होता है जो ऊपर उठा हुआ, आधा चांद ऊपर उठा हुआ,
जो पूर्णिमा के समय चांद बढ़ता है वो ऊपर उठा हुआ, वो तो आप ये देखो कि मधुमक्खी के छत्ता बिल्कुल जैसा ड्रोन के ऊपर छत्ते उठे होते हैं, वो तो ड्रोन के छत्ते जैसे वर्कर का छत्ता मामूली से ऊपर उठा होना चाहिए, वो तो छत्ता होता है बिल्कुल ओके। ओके। और अगर वो छत्ता अंदर धंसा हुआ है, कन्वेक्स लेंस की तरह है, समझ गया। तो ये आप ये समझो कि आपके छत्ते में मक्खी तो हो रही है जरूर, पर वो किसी बीमारी से ग्रसित है। हाँ, चाहे कमज़ोर पैदा हो, वो कमज़ोर होगा या कुछ भी होगा। और कई बार वो छेद खुले रहते हैं, कई बार वो लार्वा ऊपर नीचे हिलता दिखता है, और कई बार ऐसा है कि बीच में आपका छत्ता है 90% कवरेज है, परंतु 90% 20% कहीं खाली है, 20% कहीं खाली है, 20% कहीं खाली है। तो एक जो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी मक्खी में बीमारी है। तो इंस्पेक्शन का तरीका ये कि अगर 90% आपका छत्ता है तो 90 के 90% कवर होना चाहिए, उसके बीच में एक भी स्पॉट खाली नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ खाली है तो इसका मतलब ये है कि वो छत्ते में कोई ना कोई कमी है, या तो वो छत्ता ऐसा है कि वहाँ अंडे नहीं दे पाई मक्खी, या उसमें कोई कमी है। और बीच बीच में अगर खाली छोड़ दिया तो इसका मतलब कि मक्खी ने अंडा दिया और वो अंडा चला नहीं, वर्कर ने उठा के बाहर फेंक दिया। यानी एक एक चीज़ बारीकी से ये बारीकी जब तक आपको इंस्पेक्शन का तरीका नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं जान पाओगे मेरी मक्खी स्वस्थ है कि कमज़ोर है, क्या अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है कि नॉर्मल। अगर नॉर्मल वे से वो तरक्की कर रही है तो वो तरक्की करेगी। और सुपर लगाने हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, 25 से 50 डब्बों की अपैरी रखो। अगर आपने 100 डब्बे रखने हैं, 200 डब्बे रखने हैं, तो 4-5 अपैरियाँ बनाइए। एक अपैरी में दूसरी अपैरी का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रखिए। आसपास का इन्वायरमेंट देखिए, वेदर को चेक कीजिए, फ्लावरिंग को चेक कीजिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए। इस तरीके से आप अच्छी कॉलोनी बना सकते हैं। फिर बाद में क्या है, जब कमज़ोर कॉलोनी होती है उस पर बीमारियाँ अटैक करती हैं, तो उस पर वरोआ भी अटैक करेगा, ट्रिपल एस भी अटैक करेगा, और ये आपका थाईसैक ब्रूड भी कार्ड भी अटैक हो जाए, किसी भी चीज़ का अटैक हो सकता है। मकोड़े भी उस पर अटैक कर देंगे, जो है जब आता है बरसात के टाइम में आमतौर पर मकोड़े भी अटैक करते हैं। वैक्स मॉथ भी अटैक करता है, वैक्स मॉथ भी छत्ते खराब कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आपकी कॉलोनी स्ट्रेंथिंग है तो आप पूरे का पूरा डब्बा सही तरीके से उसको मेंटेन रख सकते हो, अपनी कॉलोनी को मेंटेन रख सकते हो, और आप अपना अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, एक प्रॉब्लम देखी है मैंने, जैसे कुछ जो ब्रूड है ना वो खुला रह जाता है। हाँ, वो खुला इसी वजह। वो कौन सी बीमारी होती है और किस लिए आती है? ऐसा है, ये जैसे मुंह खुला रह जाता है तो ये लार्वा सड़ने की वजह से होता है। अच्छा। जब भी लार्वा मर जाएगा तो उसको कैपिंग नहीं करेगी मधुमक्खी। अच्छा। तो वो कई बीमारियां हैं उसके एवज में। फाउल ब्रूड भी है, यूरोपियन फाउल ब्रूड भी, अमेरिकन फाउल ब्रूड भी, माइट की वजह से भी, ये कई भी तो इस बीमारी को क्या फाउल ब्रूड बोलते नहीं, आपको ये नहीं कह सकते, ये आपको देखना पड़ेगा कि बीमारी के सिम्टम क्या है। ये एक बीमारी की वजह से, उसमें भी कई चीज़ें हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों से आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जब आप ये करते हो, शहद निकालते हो, और आपके पास ड्रोन है, ड्रोन के छत्ते हैं, तो ड्रोन को काट के देख लेना चाहिए, उससे आपको माइट का पता लग जाता है। ड्रोन अगर आपके डब्बे में है तो इसका मतलब आपका छत्ता भी ठीक, मधुमक्खियाँ आपकी ठीक है। क्योंकि ड्रोन जब भी बनेंगे जब वो कॉलोनी अपनी एवरेज पूरी करेगी, नहीं तो आपके छत्तों में ड्रोन नहीं बनेंगे। दूसरी बात यह है कि जो बीमारियाँ जब भी आएंगी तो बीमारियों को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से चेक करेंगे तो उससे आपको हर बीमारी का पता लगेगा। परंतु परमात्मा की यह दया कि अमेरिकन फाउल ब्रूड इंडिया में बहुत कम है। आई तो है, ये नहीं हम कहते नहीं आई, क्योंकि जब हम एक्जोटिक बी लाए हैं, मधुमक्खी बाहर से विदेशी मक्खी लाए हैं, तो हमने विदेशी बीमारियां भी लाए हैं, परंतु हमारी इंडिका इससे बची हुई है अभी तक, इसलिए कि इंडिका माइट के छत्ते को छोड़ जाती है, वो ब्रूड बना बनाया छोड़ जाती है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, इसलिए इंडिका बच रही है। तो इसमें मेरे परंतु मेलिफेरा में ये वो नहीं है क्वालिटी। मेरे मन में भी एक क्वेश्चन था कि जैसे हम इसके एपिस मेलिफेरा के हम डिवीजन करते हैं, हाँ, इसी तरीके से इंडिका के भी करते हैं? सेम तरीका तो वही है, परंतु वो ये है कि वो आपकी मेलिफेरा की सोबर है, वो ज़्यादा छत्ता छोड़ती नहीं, और इंडिका का छत्ता छोड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, इसीलिए इसको प्रोडक्शन भी इसलिए कम है इसका।
तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, परंतु जब आप मेलिफेरा पालोगे और उसकी नेचर को देखोगे तो धीरे धीरे नेचर बिहेवियर सेम है। मैंने ये भी देखा है कि अगर छत्ते उनके ठीक है और उसमें एगलिंग है तो जल्दी से छोड़ के भी हाँ, नहीं जल्दी जल्दी छोड़ के नहीं जाते, वो कभी भी नहीं जाते हैं। वो उसके तो लिए ये हाँ बिहेवियर सेम है मधुमक्खियों का। एपिस डोर्सेटा का भी बिहेवियर यही है, लेपोरोसिया का भी बिहेवियर यही है। मधुमक्खी तो मधुमक्खी है, इनका सेम बिहेवियर है। तो एपिस डोरसेटा पे काम नहीं किया जा सकता? एपिडोर्सेटा का आप पाल नहीं सकते उन्हें, वो क्या नेचुरली कारण- है। क्या कारण है उसमें? उसके कारण ये है कि वो जगह एक तो 20 फुट की ऊंचाई से बनाती हैं, दूसरी वो एक छत्ता बनाती हैं। अगर उनका छत्ता 1 इंच भी हिल जाए अपनी जगह से तो उसी टाइम छत्ता छोड़ देती है वो। वो अच्छा। टोटली की टोटली नेचर पे है। और दूसरी बात है कि वो बड़ी भयंकर अटैक करती हैं, उसको मतलब मेंटेन रखना बड़ा औखा है। और आप अपनी मर्जी से उनका छत्ता नहीं लगवा सकते। भाई उसकी क्वीन निकाली और एक पेड़ पे छोड़ दी, क्योंकि ना तो आप उसका छत्ता बना सकते उस वजह से, ना आप उसको पाल सकते। तो ये मतलब आप इसे फेरल भी ही कह सकते हो रहा हैं। है। कुछ लोग जो टीवी के अंदर दिखाते हैं कि अपने सारे शरीर पे मधुमक्खियां चिपका लेते हैं। वो ये सिर्फ आपका एपिस इंडिका भी चिपक सकती है। और ये क्या तरीका होता है? इसका कारण ये क्वीन की स्मेल की वजह से रहती है। क्वीन बांध लो आप अपने मुंह पे, किसी को क्या पता वर्कर हैं कि बेबी हैं। 36% तो बेबी होते हैं। तो जब क्वीन बेबी तो वैसे नहीं काटते, क्वीन वो तो देखने वाले को लगता है कि मधुमक्खी हैं ये। हाँ, लेकिन अब जैसे मान लो क्वीन मेरे पास है, मान लो मैंने ले रखी है और मेरे शरीर पे आ रही है, हाँ, तो उसमें स्टिंग नहीं करती हो? नहीं स्टिंग तो वैसे ही नहीं करती। ये तो दोनों ही मधुमक्खियाँ सोबर हैं। इंडिका भी सोबर है और एपिस मेलिफेरा भी सोबर है। ये कोई किलर भी थोड़ी है। ये तो इनका स्वभाव बहुत सोबर है, बहुत। आप बगैर वेल के भी, बी वेल के भी आप काम कर सकते हो इनके साथ। हाँ, तो बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं वो ये डाउट करते हैं, और वैसे तो डाउट है भी क्योंकि स्टिंग तो करती है, लेकिन अपनी सेफ्टी में जो भी है करती है। देखो मधुमक्खी कभी भी स्टिंग नहीं करेगी जब तक उसको भय ना हो, क्योंकि जो मधुमक्खी स्टिंग करती है उसे पता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। कौन अपने मृत्यु अपने गले लगाना चाहता है जिसे पता होगी मेरी मृत्यु हो जाएगी? मधुमक्खी का एक सिद्धांत है, जब कुछ ना बचे तो डू एंड डाई। जब मेरा कुछ सामान चोरी हो रहा है या मेरे साथ अटैक हो रहा है या मेरे साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो मधुमक्खी अटैक करती है, अदरवाइज नहीं करती। परंतु वो मधुमक्खियों की रीजन क्वालिटी है। अगर हम किलर बी से उम्मीद करें तो वो पॉसिबल नहीं है। पर वो किलर बी भी आदमियों की ही उससे छेड़छाड़ का नतीजा है। यानी जब मधुमक्खी काट रही है तो मधुमक्खी की गलतियाँ, मधुमक्खी को हम पालक की गलतियाँ ज़्यादा हाँ, मधुमक्खी पालक को काट रही है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल मधुमक्खी के साथ हो रहा है, या उसकी क्वालिटी वो सुधार नहीं रहा। आपके पास गाय भी अगर मारनी होगी तो उसे भी आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, भैंस भी अगर मारनी होगी तो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी। तो इस तरह मधुमक्खियों की भी आप क्वालिटी अगर सुधारोगे तो मैं नहीं कहता कि मधुमक्खियाँ किसी को काटती हैं। मेरे को आज 76 से मैंने काम शुरू किया था, 24 और 22 46 साल मेरे को काम करते हुए हो गए। आज तक मेरा तो कुछ कभी ज़्यादा नहीं काटी मधुमक्खियाँ। और एक बार काटी भी थी 15-20, वो मेरी गलती थी। तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ जाती है इससे? रेजिस्टेंस पावर तो बी कीपर की बढ़ी जाती है, बी कीपर की किसी की भी बढ़ जाती है। एक बार काटेगी, 2 बार काटेगी। आप पहले कोई भी मेडिसिन लेना शुरू करो तो वो धीरे धीरे असर करेगी। ये तो एक अलग बॉडी की हर एक आदमी की अलग अलग है। क्योंकि एक हमारा बी कीपर था, उसके बारे में वो गवर्नमेंट में था, बल्कि बी कीपिंग की जॉब में सारी उम्र उसको कभी बी कीपिंग से रिएक्शन नहीं हुआ, परंतु लास्ट एज में 60 साल की एज के बाद आके उसे मधुमक्खी के स्टिंग से दिक्कत आने लगी। अच्छा। ये तो हर आदमी की क्वालिटी अलग अलग है। ये तो एक मेडिसिन का मेडिकल रिसर्च का मैटर है कि बी कीपर को मधुमक्खी क्यों नहीं काटती, या काटती है तो उसको क्या नहीं होता। मेरे से पूछा था कि थाईमोल का, हाँ जी, और जो हाँ थाईमोल की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। तो थाईमोल की ट्रीटमेंट आपको मैं बताता हूँ। छोटी छोटी प्लास्टिक की शीशियाँ लीजिए, जैसे बच्चों को दवाई देने में काम आती हैं। ये 10 से 20 ग्राम की होती हैं, 30 ग्राम की भी हो सकती हैं। इसके ढक्कन पे छेद कर लीजिए, इसमें 10 ग्राम तेल पाइए, 3 से 5 ग्राम थाईमोल डाल दीजिए। थाईमोल वेजिटेबल ऑयल में घुल जाता है, उसको डब्बे के नीचे आप किसी भी कोने में रख दीजिए जी। और हर 5वें-7वें दिन आप सूंघिए। अगर आपको स्मेल आती है तो ठीक है, अगर स्मेल थाईमोल की कम है तो उसमें थाईमोल और पा दीजिएगा। इस ट्रीटमेंट को आप 21 से 30 दिन करिए, आप माइट से बिल्कुल छुटकारा पा जाओगे, ट्रेपोडिस से भी छुटकारा पा जाओगे। बहुत से जो मधुमक्खियों के परजीवी हैं
वो थाइमोल की स्मेल से ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो उसी ऑयल में दोबारा थाइमोल डाल हाँ सकते डाल हैं? दो, कोई दिक्कत, वही ऑयल तो वही रहेगा, ऑयल थोड़ी ऑयल खराब वही हो रहेगा हाँ मतलब? ऑयल उसमें कम हो जाता है तो वो डाल दो थोड़ा, और डाल सकते 5 से 10 ग्राम ऑयल हैं। डाल। थाइमोल मिलेगा कहाँ से? थाइमोल आप किसी भी अच्छी कंपनी से ले सकते हैं। कंपनी से मतलब केमिकल शॉप से मिलेगा या केमिकल पंसारी शॉप से भी ले मिलेगा? सकते हैं, साइंस की शॉप से भी ले सकते हैं, पंसारी से भी ले सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जितनी कंपनियां हैं सबसे मिलता है। तो ऐसा भी होता है भी थाइमोल की क्वालिटीज अलग अलग होती हैं, मधुमक्खियों के लिए स्पेशल नहीं कोई ऐसा कोई नहीं, थाइमोल आपको 100% ही लेना पड़ेगा, जो 100% थाइमोल है, मिक्सिंग ना हो। अच्छा। हाँ तो एक क्योंकि और वो तो बताओ स्मेल कि ही है इसकी सबसे। क्या हम घर पे भी थाइमोल बना सकते हैं? नहीं थाइमोल तो कंपनी बनाती है, वो इसको अजवाइन का सत कहते हैं। तो अजवाइन का सत्त क्या मैं घर पे नहीं बना सकते आप, पॉसिबल नहीं है, वो कोई हो सिस्टम तो पता नहीं, आप गूगल पे देख लें, साइंटिफिक वो आप गूगल पे देख लें, मैं तो नहीं कह सकता, परंतु जो कमर्शियल वे से बनता है वो कंपनी ही बनाती है। मतलब टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक वे से ही उसी निकालते नहीं, वो उसी तरीके से निकलेगा। हैं। तो ये तो इससे जो माइट है उसका वो जो माइट treatment धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, क्योंकि माइट का मतलब ये है कि ब्रूड पैटर्न है वो 21 दिन का है। अगर आप, और जो ये माइट है वो 75% ब्रूड के अंदर होता है। अगर एक बार आप इसका ब्रूड का सिस्टम टूट जाएगा ना, फिर माइट दोबारा नहीं होने का, या आप छत्ते को ब्रूड लेस करते हैं तो माइट तो भी खत्म हो जाता है। तो माइट का जो साइकिल होता है वो कितना का होता है? माइट का साइकिल आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है पूरा, आपको पता है।